तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक आइस अकेडमी बाई गुलफाम राजी में। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं एंशिएंट इंडिया में मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर में इससे पहले हम लोग जो हैं 4 या 5 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है ये। और अच्छा, अगर हम बेईमानी करें आपके साथ तो 15 से 20 मिनट की एक वीडियो में, 15 से 20 मिनट की क्लास में पूरा का पूरा मौर्य एम्पायर निपट जाएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से हम लोग चलें जैसे कि चल रहे हैं तो 3 या 4 क्लास में इसको निपटाना मुश्किल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मौर्य एम्पायर आप इस तरह से पढ़ लें कि उसके बाद चाहे आप यूपीएससी का मेंस एग्ज़ाम दें, प्री एग्ज़ाम दें या कोई वनडे एग्ज़ाम दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, आपको वहाँ पर किसी तरह की कोई मुश्किल सामने आएगी नहीं। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के मौर्य एम्पायर के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। इससे पहले हम लोग अशोक के अभिलेखों की बात कर रहे थे। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं, छोटे और बड़े शिलालेख, इसके अलावा अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, इनकी बात हम आपसे कर चुके हैं। इनकी लैंग्वेज क्या है, स्क्रिप्ट क्या है, भाषा और लिपि क्या है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही रह गया है कि अशोक ने अपने किस अभिलेख में या किस शिलालेख में कौन सी बात कही है। जैसे कि अशोक का जो 13वां शिलालेख है, आपको पता है अशोक के कुल 14 शिलालेख हैं, 14 बड़े शिलालेख, इसके अलावा छोटा शिलालेख है। अशोक के जो 14 बड़े शिलालेख हैं, यानी कि चट्टानों पर उसने जो लिखवाया है अपने बारे में 14 अलग अलग लाइनों में, उसमें जो 13वीं लाइन है अशोक के 13वें शिलालेख का मतलब ये है, देखो अगर आप पिछला सेशन देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा क्लियर करके मैंने इनके डिफरेंसेस बताए हैं। अगर आपने वो पिछला सेशन नहीं देखा तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप सिर्फ एक कल्पना कीजिए, आपके पास एक पेज है, आपके पास एक पेज है, उस पेज पे आपने अलग अलग जो है 14 लाइनें लिख रखी हैं। अब वो एक लाइन हो या पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हो, चाहे एक लाइन हो या पूरा का पूरा पैराग्राफ हो, या एक ही बात आपने बिना रुके पूरे एक पेज पे लिख दी है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने 14 अलग अलग बातें लिखी हैं एक पेज पर, तो वो आपका जो पेज है या वो पन्ना जो है, आप उसमें कहेंगे मैंने इसमें 14 बिंदु लिख रखे हैं। कितने बिंदु लिख रखे हैं, कितने पॉइंट्स लिख रखे हैं, 14 पॉइंट्स मैंने उसमें लिख रखे हैं। तो उसी तरह से अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें कुछ 14, कुछ कुल टोटल 14 अलग अलग पॉइंट्स हैं, अलग अलग तरह की बात उसने कही है। तो उसमें जो 13वां पॉइंट है उसी को हम अशोक का 13वां शिलालेख कहते हैं। तो जो 13वां शिलालेख है अशोक का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी ज़माने में जब यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम में हिस्ट्री में हम लोग दिया करते थे तो सवाल आ भी जाता था कि अशोक के जो 13वां शिलालेख है उसका क्या महत्व है। अब प्रीलिम्स में तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं, या आप मान लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें इस तरह का एग्ज़ाम नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें पता है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि भाई जो कलिंग विजय की जो सूचना है, कलिंग विजय की सूचना, हृदय परिवर्तन की सूचना अशोक के किस शिलालेख से मिलती है, तो 13वें शिलालेख से मिलती है। तो इसी तरह की बातें हम आपसे करेंगे, समझ रहे हैं ना। अशोक का 13वां शिलालेख, तो 13वें शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने कलिंग को जीता, ठीक है, और उसका हृदय परिवर्तन हो गया उसके बाद, है ना, हार्ट चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया कि यहाँ पर जो है कलिंग को उसने जीत तो लिया लेकिन नरसंहार बहुत हुआ। जैसे आजकल देख रहे हैं ना आप, गजा यानी कि हमास और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, तो उसमें बहुत से बेकसूर लोग भी मारे जा रहे हैं, बहुत से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। अभी परसों की खबर है, तो अब जो रफ़ा में जो गोलीबारी हो रही है, तो इजरायली फ़ौज ने टैंकों से गोलीबारी शुरू कर दी है। तो एक परिवार के 13 और दूसरे परिवार के 9 लोग मारे गए, जिसमें से एक 4 महीने का बच्चा भी है, जिसमें एक 4 महीने का बच्चा भी है। तो इस तरह से अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसमें गलती किसकी है, हमास इजराइल का उत्पीड़न कर रहा है या इजराइल हमास का उत्पीड़न कर रहा है, क्योंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग हैं टीचर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ भी झगड़ा हो रहा है वो गलत है, और जैसा कि भारतीय संविधान में भी ये कहा गया है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं उन्हें बातचीत से और समझौते से हल कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन युद्ध का परिणाम तो नरसंहार होता ही है, कहीं भी हो, छोटे लेवल पर हो या बड़े लेवल पर हो। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब हमास ने इजराइल के पर अचानक हमला किया, वो भी गलत है। तो इजराइल अब जब वहाँ इजराइल की गोलीबारी में जब बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं तो वो भी गलत है। तो इसी तरह से जब कलिंग पर हमला हुआ तो कलिंग एक पावरफुल एम्पायर था, पावरफुल स्टेट था। क्यों कह रहा हूँ मैं ये पावरफुल स्टेट था, वो इसलिए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग पूरे भारत को जीत लिया था, लेकिन वो कलिंग को नहीं जीत पाया था। अच्छा, हमें इसका प्रमाण नहीं मिलता कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस पर हमला किया था या नहीं किया था। हमला किया था तो क्या हुआ था, हमें इसके इतिहास में इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि कलिंग जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के एम्पायर में नहीं था। ये भी सच है कि कलिंग को जीता था अशोक ने, और ये भी सच है कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था। नरसंहार हुआ था इसका मतलब कलिंग के लोगों ने अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए पूरे जी जान से आखिरी सांस तक उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी। इस नरसंहार का असर ये हुआ कि सम्राट अशोक, जिसे चंडाशोक कहा जाता था, उसे पता चल गया जीवन की व्यर्थता का, युद्धों की व्यर्थता का।
उसे शांति और अहिंसा के महत्व का पता चला, उसे महात्मा बुद्ध ने जो संदेश दिए थे ना उनके महत्व का उसके बाद उसको पता चला। यहीं से 13वां शिलालेख ये कहता है कि यहीं से कलिंग में जो नरसंहार हुआ उससे सम्राट का हृदय द्रवित हो गया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया और अब उसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की नीति अपना ली। अब भेरी घोष क्या है? ये भेरी घोष माने युद्ध, भेरी माने जो एक खास तरह का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो युद्ध से पहले बजाया जाता था, एक खास तरह का बाजा जो युद्ध की घोषणा करता था, उसे कहते थे भेरी। घोष माने उसकी उद्घोषणा, बजाना, अनाउंसमेंट। तो अब सम्राट ने भेरी घोष की बजाय यानी कि युद्ध की बजाय धम्म घोष को अपना लिया। आपको पता ही होगा धम्म किसने शुरू किया, किसने चलाया? अशोक ने। और धम्म क्या था? धम्म को आप हिंदू धर्म में भी देख सकते हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म में आप देख सकते हो धम्म के आपको दर्शन मिल जाएंगे। अच्छी बातों का जो संकलन है, सभी धर्मों के अच्छी बातों का जो संकलन है वो धम्म है। और धम्म संदेश देता था शांति और सहिष्णुता का, शांति, सहिष्णुता और मेलजोल का संदेश देता था। और दुनिया के सभी धर्म आज वही शांति, सहिष्णुता और मेलजोल का संदेश दे रहे हैं आपको। कोई धर्म कह रहा है कि लड़ो, कोई धर्म नहीं कह रहा कि लड़ो। ओके, तो अब यहीं से उसके हमें पता चलता है कि अशोक ने युद्ध की नीति छोड़ दी और धम्म की नीति को तरफ को उसने अपना ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तबस्सुम कि अशोक ने अपनी सेना भंग कर दी ना, सेना ख़त्म नहीं करी है, सेना है और नियंत्रण भी भरपूर है शासन पर। यह है कि अब उसने दूसरे इलाकों को जोड़ना का जो मिशन था, नए इलाकों को जोड़ने का या नए इलाकों को जीतने का जो मिशन था वो ख़त्म कर दिया और अपना ध्यान जो है वो धम्म के प्रचार प्रसार पर लगा दिया। ठीक है, यहीं पर आप देखें अब उसने 13वें शिलालेख से पता चलता है कि उसने एक नया अधिकारी नियुक्त किया था जिसका नाम था धम्म महामात्र। महामात्र क्या है? जैसे आजकल हम ले लेते ना केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है ना, श्रम मंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री। तो मंत्री शब्द क्या है? सरकार में एक बड़े लेवल के अधिकारी को या राजनेता को दिखाता है ना, तो उसी तरह से यहाँ मंत्री की जगह महामात्र शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना, धम्म महामात्र। तो अलग अलग विभागों के जो मंत्री थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। तो जो धार्मिक मामलों का मंत्री था उसका क्या नाम हुआ? धम्म महामात्र। धम्म महामात्र का जो मकसद था वो ये था कि ये अशोक ने जो लोगों को संदेश दिया है धम्म का, जैसे अकबर ने एक नया धर्म चलाया ना, दीन इलाही है ना, संत कबीर अपनी बातें कह गए, अब लोगों तक वो पहुँचे कैसे? उसी तरह से अशोक ने धम्म चलाया। तो लोगों तक धम्म पहुँचे, किसकी जिम्मेदारी थी? धम्म महामात्र की। और लोगों तक धम्म पहुँचे और पहुँचने के बाद लोग उसको फॉलो करें अपनी मर्जी से। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए लोगों की भलाई के लिए लोगों की काम किया जाए। इससे कहा गया कि आप जाएं अपने इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में आप जाएं और देखें कि बिना वजह किसी को सताया तो नहीं जा रहा है, लोगों को कठोर दंड तो नहीं दिए जा रहे हैं, लोगों को बिना वजह जेल में तो नहीं डाल दिया गया है। इसके अलावा कोई गरीब है, परेशान है तो उसके कष्टों को आप दूर करो। सड़कों किनारों पेड़ लगवाओ, जगह जगह सराय बनवाओ, इसके अलावा तालाब खुदवाओ, रोगियों के लिए, पशुओं के लिए अस्पताल खुदवाओ। ये सारी की सारी जो जिम्मेदारियां थी इस धम्म महामात्र की थी। तो किस शिलालेख से पता चलता है? 13वें शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, इसी में वो कहता है कि मैंने 5 यवन राज्यों में धम्म महामात्र नियुक्त किए हैं। ये जो यवन यानी यूनानी राज्य, जो मैंने आपको बताया ना, भोज, राष्ट्रिक, पौतनिक, उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो 5 यूनानी अर्ध स्वायत्त राज्य थे, लगा मैंने वहाँ पर भी धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है। अच्छा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति करने का मतलब ये है कि संभवतः फिर ये जो इलाके होंगे उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अशोक के कब्जे में रहे होंगे। ठीक है, उसने इसी शिलालेख में वो कहता है कि मैंने दक्षिण माने दक्षिण भारत में कौन शामिल आते हैं, किन में जाने की बात कर रहा है वो अपने धम्म महामात्रों की? चेरपुत्र, चोलपुत्र और सत्तियपुत्र। इसमें से चोल जो हुए वो तमिलनाडु में और चेर और सत्तिय हुए केरल में। ये 3 अलग अलग एम्पायर थे, सत्तिय पुत्र, चेर पुत्र और चोल पुत्र। ठीक है, तो कह रहा है मैंने यहाँ पर भी अपने धम्म महामात्र भेजे, इसके अलावा श्रीलंका में भी अपने धम्म महामात्र भेजे। यह कहने का मतलब है कि दक्षिण और श्रीलंका में भी उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। कौन सा शिलालेख बता रहा है? 13वां शिलालेख बता रहा है। ठीक है, अब इसी शिलालेख में, इसी 13वें शिलालेख में उसने घोषणा करी है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। जिस तरह से मैं अपनी संतान की फिक्र करता हूँ और संतान के भले की ख्वाहिश रखता हूँ, उसी तरह से मैं अपनी प्रजा के भले की ख्वाहिश भी रखता हूँ। और मैंने अपनी प्रजा के भले के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की है। एक नया शब्द आया ना, नया शब्द नहीं, सब नया नहीं कह सकते। इस शब्द की शुरुआत ही जो है वो मौर्यों के समय में हुई है, खासकर के अशोक के समय में। राजा क्या कह रहा है? सारी प्रजा मेरी संतान है।
अच्छा, विलियम फिच एक इतिहासकार है मध्यकालीन भारत में, उसने यही बात शाहजहाँ के लिए कही है कि शाहजहाँ ने अपनी प्रजा पर जो राज किया वो अपनी संतान की तरह किया। जिस तरह से राजा संतान के लिए फिक्रमंद रहता है, उसी तरह से शाहजहाँ जो था अपनी प्रजा के लिए फिक्रमंद रहता था। खैर, तो 13वें शिलालेख में अशोक ये घोषणा करता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। तो यहीं से एक बात बेटे निकल के आ जाती है कि मौर्यों में खास करके अशोक के समय में पितृवत तानाशाही थी। एक तो तानाशाह होता, तानाशाह अपने सामने किसी की नहीं सुनता ना। तानाशाह आपसे सलाह ले लेगा, वो भी अगर चाहेगा तो। अव्वल तो तानाशाह आपसे सलाह लेते ही नहीं है, तानाशाह आपसे सलाह लेते ही नहीं। जैसे घर में बड़ा भाई, घर में बड़ा भाई होता है ना, अगर घर में बड़े भाई होंगे तो चाहे हो सकता है आपकी सलाह ले लें, लेकिन करेंगे वही जो उनकी मर्जी है ना। और अक्सर दिखाएंगे आपकी जो दोयम दर्जे की स्थिति है वो आपको दिखाएंगे भी, है ना। जगह जगह आपको दिखाएंगे भी कि देखो अल्टीमेट पावर जो है वो मेरे पास है। तो तानाशाह की तो फितरत ही है, क्या है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए। तो तानाशाही वही हुई। अच्छा, अतीत में जितने भी राजा रहे हैं, अब तो आधुनिक युग आ गया है, डेमोक्रेसी आ गई है, तो आपको अब भी जगह जगह तानाशाह दिखाई देते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे डेमोक्रेसी आने लगी है, जनता के पास वोट की पावर आ गई है, तो तानाशाहियाँ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। जो हैं थोड़े बहुत तानाशाह समय के साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी तानाशाह था, ठीक है ना, इसे राजशाही भी कहते हैं। लेकिन इसने क्या कहा, तानाशाह तो था लेकिन जनता को अपनी संतान माना, और संतान के साथ आप कभी बुरा करते नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि यहीं से पितृवत तानाशाही, यानी कि पिता के समान राजा है जो है, तानाशाह तो है लेकिन जनता पर किसके समान राज कर रहा है, पिता के समान राज कर रहा है। तो पितृवत तानाशाही यहाँ से शुरू हो गई। ठीक है साहब, 13वां शिलालेख कह रहा है, तो कह रहा है साहब सारी प्रजा मेरी संतान है। और जिस तरह से एक जो मान लीजिए एक मैंने जैसे एक मान लीजिए कोई पिता है अपनी संतान को धाय धाय समझते हैं ना, धाय, एक तो जन्म देने वाली माँ और एक पालने वाली माँ। आजकल तो काफ़ी चलन है ना भाई, माँ बाप दोनों ही जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने घर में मेड है वही बच्चे को संभाल रही है ना। क्या कहते हैं वो आपको इंग्लिश भाषा में, उसको पता नहीं क्या कहते हैं ना, है ना, मेड माने काम वाली ना, है ना। तो वही बच्चे को भी संभाल रही है, तो उसको हिंदी में कहते हैं बेटे धाय, धाय माँ। तो कह रहा है कि जिस तरह से मैं अपने बच्चों को धाय के सुपुर्द कर दिया है और जो है कि बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ, उसी तरह से मैंने अपनी जनता को इन धम महामात्रों के सुपुर्द कर दिया है और बिल्कुल बेफिक्र हो गया हूँ। ठीक है, अब यहीं पे वो अपने अधिकारियों को आदेश देता है कि लोगों के साथ निष्पक्ष न्याय किया जाए, यानी न्याय में किसी तरह का भेदभाव ना किया जाए। नंबर 1 बात, बिना वजह अकारण लोगों को कैद ना किया जाए, कैदियों का कल्याण किया जाए। कैदी कल्याण का मतलब ये है कि भाई देखो, अगर किसी की सज़ा पूरी हो गई है, आजकल भी होता है ना, सज़ा पूरी हो गई लेकिन जेल से रिहा ही नहीं हुआ, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर किसी की सज़ा पूरी हो गई है तो उसे जेल से रिहा करवाओ, है ना। बिना वजह अगर किसी को जेल में डाल दिया गया तो उसे जेल से छुड़वाओ, समझ रहे ना। इसके अलावा जो कैदी है उसके परिवार के क्या हाल चाल है उसको देखो। तो कैदियों के कल्याण के लिए भी इसने व्यवस्था की, जगह जगह अस्पताल खुलवाए। वो अस्पताल न केवल इंसानों के लिए थे बल्कि जानवरों के भी लिए थे, जानवरों इंसानों दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए। जगह जगह जलाशय यानी कि तालाब खुदवाए, पेड़ लगवाए और जगह जगह प्याऊ भी इसने लगवाए। ठीक है साहब। अच्छा, इसी 13वें शिलालेख में एक आटविक जाति की बात होती है। आटविक, देखो ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर ना मान लीजिए ये आपका ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक जगह है ये जबलपुर। तो जबलपुर से लेकर के इधर उड़ीसा तक घने जंगलों में एक आदिवासी जाति रहती थी जिसका नाम था आटविक। अब ये बहुत लड़ाकू जाति थी, ये बहुत लड़ाकू जाति थी, अक्सर ये बगावत करते रहते थे। हालांकि अशोक ने इन पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन ये अक्सर बगावत करते रहते थे आटविक जाति। ये कहते हैं ना विंध्याचल के जंगलों से इधर उड़ीसा तक ये फैले हुए थे। तो अशोक ने अब अपने इसी 13वें शिलालेख में इनको कहा था कि देवानाम प्रिय उदार ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी है। देवानाम प्रिय कौन? सम्राट अशोक, है ना। सम्राट अशोक अपने आप को देवानाम प्रिय यानी कि देवताओं का प्रिय कहता है। वो कहता है कि मैं दयालु ही नहीं बल्कि शक्तिशाली भी हूँ। ये लोग शांत रहें, बल्कि नहीं तो इनको कठोर दंड दिया जाएगा। तो 13वें शिलालेख में ही वो आठविक जाति की बात करता है जो कि विद्रोह करते हैं। आठविक जाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में विंध्याचल में, जबलपुर से लेकर के उड़ीसा तक। ओके, 13वें शिलालेख में। ठीक है। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अशोक के 13वें शिलालेख में क्या क्या आया है, तो आप ये आंसर वहां से दे सकते हैं। ठीक है, तो 13वें शिलालेख की बात बस इतनी ही। थैंक यू।